सो हेलो गाइस। अब मैं आपको वीज़ा के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, आपको जीआईसी और मेडिकल आपको करवाना है वीज़ा से पहले, और वीज़ा उसके बाद आपका लॉज होगा। तो आपने अब तक क्या कर रखा है, आपने आइल्स दिया, आइल्स का यूनिवर्सिटी में अप्लाई, यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस आ गया, फिर एक्सेप्टेंस आने के बाद आपने जीआईसी पे कर दी, जीआईसी पे करने के बाद आपने मेडिकल भी करवा लिया। मेडिकल करवाने के बाद आपको वीज़ा फाइल करवाना होता है। वीज़ा फाइल करवाने में बेसिकली आपको क्या सीन रहता है कि आप सबसे पहले तो CIC.GC.CA की वेबसाइट पे आओगे। तो ये बेसिकली कनाडा की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करते हुए तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके आइल्स में स्कोर कितना था। आइल्स में अगर आप जैसे ही आप डालोगे कि हाँ 6 से ऊपर डालोगे, 6 से ऊपर डालोगे तो आपको SGS में पुश कर देगा। अगर 6 से नीचे है तो आपको नॉन SGS में से डाल देगा। वही, और एक और चीज़ रहेगी कि आपका जो मतलब क्वेश्चनर वगैरह फिल करना होता है। आप क्वेश्चनर का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप क्या क्या क्वेश्चन डालो। ठीक है। जैसे कि आपको पूछेगा कि हाँ जैसे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, आपने डाल रखा है, मतलब कोई भी व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर फर्स्ट पेट, या ऐसे कुछ करके आप फर्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, ऐसे कुछ भी करके आपको क्वेश्चन आएगा। वो आपको फिल करना है और आपको रखना है। मतलब लिख के कहीं रख लो या कहीं सेव करके रख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा जब भी आप लॉगिन करोगे। ठीक है। जैसे अगर आपने माने लॉगिन करा, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा एक। आपको तीन तीन क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको उसका रिस्पॉन्स डालना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लो आप उसने आप लॉगिन करने आया, आईडी पासवर्ड डाला, आपने लॉगिन पे क्लिक करा, फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपने आपने व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर फर्स्ट बैग, ऐसे मान लो, या आपने कोई भी क्वेश्चन डाला होगा ना, तो उसका वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर आपको रिस्पॉन्स डालना पड़ेगा। अगर सही होगा तभी आपको लॉगिन करने देगा, वरना नहीं कर देगा। तो ध्यान रखना कि जो भी आप क्वेश्चन डालोगे, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते वक्त उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सेव करके रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उससे पहले आपने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे आएगा साइन इन टू योर IRC अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मतलब वो नहीं है कि हाँ जिससे आप जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको साइन इन और क्रिएट IRC अकाउंट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अगर आप क्रिएट कर लोगे अकाउंट, आईडी पर क्रिएट कर लोगे, फिर आपको यहाँ से साइन इन करके, है ना, ये साइन इन विद GCK पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो। बट अभी तो आप नहीं हो, आपने वीज़ा भी का अकाउंट क्रिएट नहीं करा, तो यहाँ पे जाके रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। रजिस्टर कर दिया आपने, रजिस्टर पे कर, फिर रजिस्टर विद GCK आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लोड हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी तो ये मैंने क्रिएट कर रखा है, तो ये डायरेक्टली ऑटो में डाल दिया उसने। बट आपको नया क्रिएट करना है तो साइन अप पे क्लिक करोगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। फिर यहाँ से अब आपको ना क्या करना है कि आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आपको क्वेश्चनर होगा। ठीक है। वही जो मैंने बताया कि हाँ आपका आइल्स का स्कोर कितना है, आपका क्या यूज़र नेम रखना चाहते हो, क्या पासवर्ड रखना चाहते हो, क्या क्वेश्चन और आंसर, ये देख रहे हो ना आप, क्वेश्चन और आंसर्स। तो इसमें आपको वो क्वेश्चन और आंसर ध्यान रखना है। ठीक है। ईमेल क्या डालना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको ना लिख सेव करके रखनी है कहीं ना, या डॉक्यूमेंट बना लो, एक कीवर्ड फाइल का डॉक्यूमेंट बना लो, उसमें आप डालो कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, मेरी आईडी यूज़र नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है। ध्यान रखना है सब चीज़ों का। उसके जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे ना मैंने आपको दिखाया था साइन इन विद GCK पे आ जाएगा। ठीक है। वो जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, ऑप्शन साइन इन विद GCK, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन यहाँ ऐसे आ जाएगा। फिर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्लिक करना है और साइन इन कर देना है। फिर आपको पूछेगा, टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एज मैंने आपको बताया। तो फिर वही आपका जैसे आपने डाला, तो आप उस अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है। लेफ्ट साइड के कॉलम में आपको दिखा देगा कि आपको हाँ हाँ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का एक वो होता है कि हाँ आपका क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में क्या डालना है, वो पूछते हैं लोग। तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपको SOP डालना है, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई भी अदर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, वो आपका क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आता है। सिंपल सी बात समझ में आई। अकेडमिक्स पूछोगे तो अकेडमिक्स आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है लाइन से। और अगर आपके पास अगर मान लो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे, तो आपको एक मान लो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो वाला नहीं जो कि मतलब एक होता है, मतलब नहीं सॉरी, इसको बोनीफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं। तो एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से बनवाना है, लेटर हेड प्रिंट करवा के कि हाँ ये स्टूडेंट जो है हमारे कॉलेज का ही है। इतने सेमेस्टर तक, मान लो अगर आप 6 सेमेस्टर तक, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक ही आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, 6 सेमेस्टर तक का भी रिजल्ट नहीं है आपके पास, तो आप
रहने दो अप्लाई करने का, थोड़ा रिस्की काम हो जाता है, ठीक है, वीज़ा ना आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर तक अगर आप के पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप 4 साल की अगर बैचलर डिग्री कर रहे हो और 6 सेमेस्टर तक आपके मतलब 1 साल तक 1 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है मान लो, ठीक है। अगर 4 साल की डिग्री है तो आप तीसरे साल में अप्लाई कर रहे हो, अगर मान लो 3 साल की डिग्री है तो दूसरे साल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे अप्लाई करा था, तीसरे साल में अप्लाई करा मैंने, मेरे पास 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट था। बट मैंने क्या करा कि अकेडमिक डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। तो अगर बोनाफाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वैसे कॉलेज वगैरह जो भी आपके कॉलेज वगैरह होंगे तो वो सब उनके पास ऑलरेडी बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हाँ जी ये स्टूडेंट है, ये हमारा ही कॉलेज का बच्चा है और ये इसका एकेडमिक सेशन ये था, 6 सेमेस्टर तक उसकी इतनी परसेंटेज थी और उसका 7th और 8th रिजल्ट का अभी अभी पेंडिंग है। और वो रिजल्ट जो आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड डे की कितना, जैसे अगर मान लो जुलाई में आ रहा है, जो आपको तो जुलाई में आ जाएगा। श्योर ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको मतलब एग्जैक्ट अमाउंट रेट लेने की, वो तो वेरिएबल हो सकती है, फ्यूचर का किसने देखा है। तो बट आपको एक एक्सपेक्टेड कॉलेज से लिखवा के लानी है। बाकी ये लाइन लिख सकते हो कि अकेडमिक राइटर गुड मॉरल करेक्टर है, अब वो आपने बेसिकली एक करेक्टर के ऊपर लाइन लगा ले सकते हो, ठीक है। बट वो एक, यहाँ एक लाइन और लिखना है कि आपको दिस सर्टिफिकेट इज इशू फॉर द पर्पस फॉर अप्लाइंग फॉर कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, आपको लिखवा लेनी है, ठीक है। आपको ये सब लिखवा के एक कॉलेज का लेटर हेड होता है। बेसिकली क्या होता है कि एक उनके पास पेपर होता है, उसके ऊपर ना कॉलेज का बड़ा सा एक बैनर से नाम लिखा होता है कि हाँ ये जिस यूनिवर्सिटी, जैसे मानो DTU इस करके होता है, ठीक है। उसके बाद आप आपने ये HOD से साइन करवा लेना इसके ऊपर, तो वो आपका ये आपका बोनाफाइड हो जाएगा। तो आपको ये लगा देना अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 6 सेमेस्टर तक अगर आपका रिजल्ट है तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो फिर आपने ये लगा देना है, तो उनको भी हो जाता है कि हाँ ये बच्चा असल में एक कॉलेज का स्टूडेंट है और ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। ये आपने डाल देना है। अगर आपके पास अगर मान लो भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा, ऑब्वियसली अनकंडीशनल और कंडीशनल में आपको पता डिफरेंस नहीं है, तो आपको बता देता हूँ कि अनकंडीशनल वो होता है जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं वो आपके पास नहीं है। कंडीशनल वो होता है कि हाँ, ओ सॉरी, अनकंडीशनल वो होता है कि मैं उल्टा बोल दिया। अनकंडीशनल वो होता है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी ने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दिए हैं। कंडीशनल में क्या होता है कि आपको क्या होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ने जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, मान लो अगर आपके पास 6 सेमेस्टर तक रिजल्ट है, 7th और 8th का नहीं है, तो आपको क्या करेगा, कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर में आपको ये आप करना पड़ेगा कि हाँ आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना है यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और बेसिकली उस बेस से आपको वीज़ा मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और मोरोवर आपको क्या करना है कि आपको ऑब्वियसली कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा अगर आपके पास यूनिवर्सिटी को आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जैसे 7th और 8th की मार्कशीट नहीं दी, प्रोविजनल डिग्री नहीं दी, तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर ही मिलेगा। और कंडीशनल ऑफर लेटर से डरने की बात नहीं है, बस आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। कोई कोई यूनिवर्सिटी की कंडीशन रहती है कि हाँ आपको इतने सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए होती है, कुछ यूनिवर्सिटी की कोई कंडीशन होती है, उन्होंने बोलता है कि हाँ बस मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो, प्रोविजनल डिग्री ला दो, 7th और 8th की मार्कशीट डाल दो, बस हो जाता है काम, ठीक है। तो ऐसा सीन रहता है। बट हाँ वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अप्लाई करा, मेरा आया, काफ़ियों का आया है, ठीक है। मैंने ये नहीं कह रहा कि हाँ मेरा ही आया तो सबका आ जाएगा, काफ़ी बच्चों का आया है और सभी अप्लाई करते हैं इस टाइम पे। तो ठीक है, अगर आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बस आपने फिर वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो लगा देना है, ठीक है। अपने क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जो जो आपका को करिकुलर हो गया, आपका SOP वगैरह हो गया, अगर आपका नाम चेंज है, तो अगर आपका नाम कुछ डिफरेंट है, मान लो अगर मेरा कुछ एक सरनेम में मैं कभी लगाता हूँ कभी नहीं लगाता, तो उससे एक दिक्कत आ गई थी। तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो, आपने कोई भी नियर वहाँ पे एफिडेविट बनाने वाला होता है, एफिडेविट भी आप अटैच करके वो सारे ना क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में डालना है आपने, SOP के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आप एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो वो सारा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आएगा,
ठीक है। और बाकी सब एकेडमिक पूछा होगा, ऐसे सब के ना आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी होगी, तो आपको वो वहाँ पे अपलोड करनी है। बट अपलोड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे अपलोड एक बार होती है, रीडू अपलोड नहीं होती। तो सबसे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बार बार असेस करो, हाँ ये ऐसे से एकदम टाइम से मतलब सही तरीके से डला हुआ है कि नहीं है, कोई आपका कटा तो नहीं हुआ। जैसे क्या होता है कभी कभी पासवर्ड में ना, पासवर्ड अपलोड करने में तो पासवर्ड नंबर कट जाता है, कभी कभी हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से कराओ, फ़ोन से फ़ोटो खींच के अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढंग से आके बाहर से स्कैन करवा के लाओ, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बनाओ, पीडीएफ में ही होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, समझ में आई। चाहे जेपीजे भी है, वो भी जेपीजे में भी जे जो कि फॉर्मेट होता है इमेज का, वो भी आप डाल सकते हो, सिर्फ फ़ोटो सेक्शन में, जो कि आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है उसके अंदर। बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। अपलोड करने के बाद क्या होगा, आपकी वीज़ा आप कंफर्म करोगे, आपको वीज़ा अमाउंट फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपका हो जाएगा वीज़ा लॉन्च। उसके बाद आपको वेट करनी है जितना भी एक्सपेक्टेड टाइम होता है, जैसे 1 महीने में आपको वीज़ा आ जाता है, तो आपको उस वेट करना है। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा काम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डाल दो, अगर हैं बढ़िया फाइनेंशियल्स तो डाल दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एच डी एस कैटेगरी, सॉरी एच डी एस कैटेगरी में, नॉन एच डी एस कैटेगरी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डालना तो कंपलसरी है। एच डी एस कैटेगरी में आपके पास फाइनेंशियल अच्छे हैं तो डाल दो, बढ़िया है, प्रोफाइल लेवरेज होगी, वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर नहीं डाले हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डालना भूल गए हो तब भी वीज़ा आ जाएगा, जब अगर प्रोफाइल सही है। मतलब प्रोफाइल ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे कि हाँ आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट डाल दिया, फेक जीआईसी डाल दी, ऐसा कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, वीज़ा लग जाएगा, लगा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाया कोई बात नहीं, एसडीएस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं होता है ऑब्वियसली, वहाँ पे लिखा भी होगा कनाडा की वेबसाइट पे नहीं है रिक्वायर्ड, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है, वीज़ा लग जाता सबका। तो सिंपल सी बात यही है, यहाँ मैं आपको वीडियो फिनिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे ख़त्म होता है वीज़ा। और वीज़ा के बाद आपको वीज़ा अप्लाई कर दोगे, वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है, वीज़ा जैसे ही आएगा तो उसमें भी क्या होता है कि आपको पहले एक बायोमेट्रिक भी करवाना होता है, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। बायोमेट्रिक में वैसे कुछ होता नहीं है, मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। बायोमेट्रिक में बस वही होता है कि जैसे आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी, जैसे अब आप फीस पे कर दोगे तो आपको एक बायोमेट्रिक शीट मिल जाएगी, वो आपको बायोमेट्रिक करवानी होगी अपने आसपास के सेंटर से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे तो एक शिवाजी मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, तो वहाँ से मैंने अपना बायोमेट्रिक करवाया था। तो बायोमेट्रिक शीट लेके आपको एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाना होता है, वो टाइमिंग वगैरह आप खुद ही मेल करते हैं, आपको खुद चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता कोई, खुद ही वो मेल करते हैं। जैसे उन्होंने मेल करी कि हाँ आपका ये टाइम है, ये करके है, वो आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रिंट करवा के वहाँ ले जाने होते हैं पासपोर्ट के साथ। तो वो आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक की कोई फ़ीस नहीं होती है। हाँ अगर आपको कुछ मतलब अलग से आपको जैसे दूसरे लॉन्च में कोई होता है ना, बायोमेट्रिक के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वहाँ पे एक लॉन्च वाला तरीका होता है कि हाँ लॉन्च वगैरह में आपको बिठाएंगे अच्छे से, खाने की कुछ थोड़ा मिलता है, बट वो मेरे को लगता है नहीं कोई भी आपको वीज़ा में और कोई पैसे देने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक की पहले से फ़ीस होती है, डली होती है वीज़ा जब आप एप्लीकेशन फ़ीस डालोगे, और वहाँ पे कोई और पैसे दे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बायोमेट्रिक करवाओ, नॉर्मली कोई ज़्यादा 2 मिनट का काम होता है बायोमेट्रिक, ठीक है। वहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, वो आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक देने हैं अपने हैंड से वगैरह, वो बस बायोमेट्रिक हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद आपको बायोमेट्रिक जब हो जाएगा, आप थोड़े टाइम बाद आपको बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी। पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट तब आता है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। जैसे आपका वीज़ा अप्रूव होएगा तो आपको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अब पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट में आपको क्या करना है कि हाँ वही जैसे बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है वैसे आपको टाइम स्लॉट बुक करना है, ठीक है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे होता है ना पासपोर्ट सबमिशन वीएफएस ग्लोबली हमारा सब कुछ काम करवाता है। तो पासपोर्ट सबमिशन जैसे अगर आपको मान लो अगर पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ गई है तो आपको पासपोर्ट सबमिशन वीएफएस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आओगे पासपोर्ट सबमिशन में क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक रहता है इनका, यहाँ पे क्लिक हेयर टू बुक अपॉइंटमेंट नाउ, ये पहले ध्यान रखना, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे म्यूट.com में वेब फॉर्म दे रखा है ना, वीएफएस वेब फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक वेब फॉर्म क्रिएट कर दोगे। यहाँ पे आपको ये आपको तब करना है जब आपका पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगा तो फिर आपको ये फिल करके आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ठीक है।
वैसे ही बायोमेट्रिक का रहता है, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बायोमेट्रिक VFS, ठीक है। तो बायोमेट्रिक फिर यहाँ पे आपको जैसे बायोमेट्रिक बुक एंड अपॉइंटमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक यहाँ देखा ना वेब फॉर्म करके लिखा हुआ है म्यूट, सॉरी ये नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये वाला वेब फॉर्म, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला वेब फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा कि एक बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लेटर हो जाएगा। जैसे आपको बोले ना कि आप बायोमेट्रिक करवा दो, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वगैरह करके ये सब डॉक्यूमेंट डाल के आपको बायोमेट्रिक करवाने चले जाना है। तो बेसिकली सबसे पहले बायोमेट्रिक कैसे बुक होता है, खुद से नहीं होता, मतलब आपको वो लोग टाइम वगैरह तो खुद से ही देंगे, बट आपको इनिशिएट यहाँ से खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जाओ, बायोमेट्रिक VFS बुक एंड अपॉइंटमेंट में क्लिक करो, उसके बाद यहाँ इस वाले वेब फॉर्म पे ध्यान रखना, इस वाले वेब फॉर्म में क्लिक करना, तो आपको बायोमेट्रिक ये खुल जाएगा एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे डिटेल्स फिल वगैरह करो, तो आपको बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक हो जाएगा, मतलब बायोमेट्रिक की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, आपको कब बायोमेट्रिक कब आना है, डॉक्यूमेंट्स आकर लेके आने हैं, सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके वजह से आपने बायोमेट्रिक दिया, उसके थोड़ा टाइम बाद बायोमेट्रिक वैलिडेशन हो जाएगा। वैलिडेशन मतलब कि हाँ आपका वैलिड है बायोमेट्रिक, ठीक है, 10 साल तक वैलिड होता है। उसके बाद जैसे मैंने पासपोर्ट सबमिशन का बताया, पासपोर्ट सबमिशन भी वैसे ही करना है, मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे लिखोगे पासपोर्ट सबमिशन VFS, पासपोर्ट सबमिशन VFS, तो VFS यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे म्यूट करके होगा ये वेब फॉर्म करके VFS, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सबमिशन वाला खुल जाएगा। फिर ये आपको तब फिल करना है, मैं बता रहा हूँ फिर से बार बार, जब आपका बायोमेट जब पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे, फिर आपको फॉर्म वगैरह डिटेल वगैरह फिल करोगे, तो आपको पासपोर्ट सबमिशन डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको कब पासपोर्ट सबमिशन करने आना है VFS। फिर वहाँ पे आपका पासवर्ड दोगे, फिर आपको कुछ टाइम बाद स्टैम्प होके घर पे आ जाएगा, ठीक है। आपको और ये भी चीज़ होती है, किसी को डाउट होता है कि हाँ हम अगर पैसे पे करें एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना घर से थोड़ी एक फ़ीस होती है कि आप पे करोगे तो आपको घर से ही पासपोर्ट उठा ले जाएगा और आपको घर पे ही छोड़ जाएगा, पासपोर्ट प्रिंट होकर, सारा काम वो खुद कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको पासपोर्ट दे के फिर वो खुद प्रिंट करके वहीं पे VFS से आपको कलेक्ट भी खुद करना पड़ता है, तो ये डिफरेंस होता है। और बस वो ये कि हाँ आजकल के टाइम पे तो अगर देखा जाए, मेरे टाइम पे भी कि जिसने पैसे दिए भी थे और जिन्होंने नहीं भी दिए थे, उनका सेम टाइम पे पासपोर्ट आता है। ये कोई वो मिथ है कि हाँ उनका जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका जल्दी वीज़ा आ जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। आज के टाइम पे सबका ही नॉर्मल, सबके टाइम पे वही टाइम पे सबका आ ही जाता है, सेम टाइम पे आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और बात ये है कि पैसे पे करने आपको ज़्यादा शौक है तो दे दो। अगर आपका मान लो दिल्ली में, अगर आप दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली में आपको जहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ से आपका पास ही पड़ता है, तो चले जाओ ना, तो बढ़िया ही है, आपको हैंड टू हैंड वहाँ दोगे वीज़ा, वहीं से हैंड टू हैंड आप ले लोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात रहती है, और सही भी रहता, कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि आपको पासवर्ड कहीं खो ना जाए इसकी भी टेंशन रहती है लोगों को, तो वो भी सही रहता है। अगर आप नॉर्मल लेते हो, नॉर्मल पैकेज लेते हो, इनका कोई पैसे वाला पैकेज नहीं लेते हो, इनका एक पैकेज रहता है कि हाँ पेमेंट करो तो आप घर से उठा लेंगे, घर से आपको डिलीवर कर देंगे, वैसे वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती, बट वो ये किसी को वहम रहता है कि हाँ गुम जाएगा पासवर्ड, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती। बट वो ये कि हाँ अगर आपका पास ही है और क्यों पैसे बर्बाद करने हैं ना, तो आप वैसे नॉर्मली सर्विस लो और पासपोर्ट सेम टाइम पे आ जाता है, जिनका पे करते हैं उनको भी सेम उस टाइम पे आता है, जो नहीं करते उनका भी सेम टाइम पे आता है, तो कोई यहाँ तक कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है होती, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि क्या और जो हाँ एक और ये क्वेश्चन भी रहता है कि हाँ नॉर्मल वालों को जो पैसे, नॉर्मल या प्रीमियम होता है ना, दो तरह के होते हैं, तो नॉर्मल वालों को जो पैसे नहीं देते उनको भी मेल आता है, मेल मतलब जीमेल पे मैसेज आता है कि हाँ पासवर्ड यहाँ पे है, यहाँ से प्रिंट हो गया, यहाँ से यहाँ निकल गया, ये नॉर्मल वालों को भी आता है, प्रीमियम वालों को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली डाउट भी आपको क्लियर हो गया है। बस यही था वीज़ा के लिए। और मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब 1 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आधे साल के, मतलब 1 या 2 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा लग जाएगा 110%, जब आपका सब कुछ सही हो, प्रोफाइल अच्छी हो। मतलब ज़रूरी नहीं है प्रोफाइल अच्छी हो, मतलब ये मैं प्रोफाइल अच्छी का मतलब ये है कि हाँ कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट ना हो, सब कुछ तरीके से कर रखा हो, तो ऐसे, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सारा सारा प्रोसेस कैसे कैसे करना है, बायोमेट्रिक कैसे करनी है, पासवर्ड सबमिशन कैसे करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ना। तो ये सब आपको अकाउंट क्रिएट करने का भी मैंने आपको बता दिया। बस वो ये कि अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह फिर खुद फिल कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद अपलोड कर लोगे। डॉक्यूमेंट्स फिर से बता रहा हूँ, एक बार ही अपलोड होंगे, बार बार नहीं होंगे, और ध्यान से चेक करके ही आपको अपलोड करने हैं, बस। चलो बाकी थैंक यू फॉर
अब चलता हूँ मैं, वीडियो बंद करता हूँ, क्लोज। चलो बाय बाय गाइस।